नमस्कार। यूपी मिश्रा का मेरे नाती जी अपना आभार जताना चाहते हैं। बोलिए। सब जनों को प्रणाम जो मेरे को प्यार देता है। शुक्रिया। नमस्कार। यूपी मिश्रा का कुछ लोग, जिन लोगों ने मेरी गलती पकड़ी है, उन लोगों को नक्षत्र सिद्धांत पूरा आ गया है। और कभी कभी गलती हो जाती है, एक साथ जब बहुत सारा चीज मन में रख करके बोलने लगता हूँ तो कुछ छूट जाता है। जैसे नौ नौ नक्षत्र देना चाहिए तो हमने 8 ही नक्षत्र लिख करके जन्म संपत बैठा दिया, वो गलत था। आज मैं राहु के बारे में बोल रहा हूँ, कारण कि राहु अभी चलेंगे मेरे ख्याल से नवंबर तक। इफ आई एम श्योर इट इज अप टू नवंबर। 30 नवंबर तक राहु रहेंगे। अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक राहु 30 अक्टूबर तक मेष राशि में है। उसके बाद चले जाएंगे मीन राशि में, बैक ट्रैक करते हुए पीछे। तो अभी से लेकर के अगस्त पूरा, सितंबर पूरा और अक्टूबर पूरा राहु रहेंगे, लगभग 3 महीना। तो राहु के बारे में हम लोग जान लें कि किनके लिए राहु शुभ है या अशुभ है। पहले तो ये जान लें, इसके बाद की बात बाद में बोलूंगा, नहीं तो सब एक साथ मिक्स हो जाता है। तो पहले ये कर रहा हूं मैं कि एक सर्कल बनाया और सर्कल के ऊपर में लिखा जन्म, सर्कल के ऊपर में लिखा जन्म। नेक्स्ट कट में लिखा संपद। 9 कट निकालेंगे हम लोग, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। तो इसको लेकर के 8 बार काट दीजिए इक्वल इक्वल में। सर्कल को 9 टुकड़े हो जाएंगे। ऊपर में लिखे जन्म और इसको स्टैंडर्ड मान लीजिए, कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले को जन्म, संपद, द्विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक या बध, मित्र, परम मित्र। चाहे तो आप कूट में काट करके ऐसा बना लीजिए और नीचे वाला जो है उसमें घूम सके। नीचे वाला जो ऊपर में तो काट के बना लिया, और नीचे में आप उस कूट का जो कट कर रहे हैं पूरा गोल, उसमें काटी दे दीजिए बीच में और एक और चक्कर बना दीजिए ऐसा करके। इसके नीचे में एक और बना दीजिए। ये मूवेबल रहेगा, इसलिए हमने कहा है काटी लगा दीजिए कि रोटेट कर सके। तो अभी राहु अश्विनी नक्षत्र में है, तो ये राहु ऊपर में लिखा, बगल में लिखा राहु, उसके पहले लिख दिया जन्म, मैंने राहु का जन्म तारा। अभी राहु जिस नक्षत्र में है वो यहां लिखा। मान लिया हमको गुरु के बारे में जानना है कि गुरु जब तक रहेंगे मेष राशि में हमारे लिए कैसा रहेगा। तो गुरु जिस नक्षत्र में है पंचांग में देखिए, और जिस नक्षत्र में है वो नीचे लिखे। जैसे आज राहु को देख रहे हैं तो राहु अभी केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में है, तो हमने लिख दिया यहां पर केतु। केतु ठीक है। इसके बाद केतु के बाद आता है शुक्र, विषुवक्री दशा। केतु के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है सूरज, सूरज के बाद आते हैं चंद्रमा, चंद्रमा के बाद आते हैं मंगल, विषुवक्री दशा।
मंगल के बाद आते हैं राहु, राहु के बाद आते हैं गुरु, गुरु के बाद आते हैं शनि, शनि के बाद आते हैं बुध। तो हमने ये लिख दिया केतु, शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये हमने एक चक्कर लिख दिया। अब विशेष सुविधा के लिए मैं चाहता हूं, यदि चाहें तो केतु के किस नक्षत्र में है तो लिख दीजिए अश्विनी, नेचुरली उसके बाद शुक्र का भरनी आ जाएगा, सूरज का कृतिका आ जाएगा, चंद्रमा का रोहिणी आ जाएगा, मंगल का मृगशिरा आ जाएगा, राहु का आद्रा आ जाएगा, गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र आएगा, शनि का पुष्य नक्षत्र आएगा, बुध का आश्लेषा नक्षत्र आएगा। ठीक है, तो केतु के बगल में लिख दीजिए 3, शुक्र के बगल में लिख दीजिए 3, कृति सूरज के बगल में 3, चंद्रमा के बगल में 3, मृगशिरा मंगल के बगल में 3, राहु के बगल में 3, गुरु के बगल में 3, शनि के बगल में 3, बुध के बगल में 3। कारण कि हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते ही हैं। जैसे केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल, मतलब इसलिए लिखा है अश्विनी 1, मघा 1, मूल 1। तो केतु के 3 नक्षत्र होते हैं। केतु के 3 नक्षत्र में किसी नक्षत्र में जन्म हुआ है किसी का, तो अभी जो आकाश में राहु है वो उनका जन्म तारा माना जाएगा। जैसे किसी का जन्म अश्विनी में हुआ है तो जन्म तारा है राहु का, यदि मघा में हुआ है तब भी वो जन्म तारा माना जाएगा, मूल में हुआ है तब भी वो जन्म तारा में माना जाएगा, इसलिए कि वो केतु के 3 नक्षत्र में है। तो अश्विनी, मघ, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, बुध, ये भी लिख दिया हमने। लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यदि आपको पूरा का पूरा याद है, जैसे भरणी के 3 नक्षत्र होते हैं, मुझे याद है शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, सॉरी पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। तो ये तीनों नक्षत्र कैसे होंगे? भरणी के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, सॉरी शुक्र के 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है जिनका, क्या हुआ? भरणी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र हैं शुक्र के। तो इसके 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए राहु परम मित्र होंगे, इंटीमेट फ्रेंड होंगे। राहु इज नॉट गोइंग टू हार्म द पर्सन्स बोर्न इन स्टार्स ऑफ वेनस। शुक्र के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, जब तक शुक्र अश्विनी के नक्षत्र में है तब तक उनको कोई कष्ट नहीं होने वाला है, उनके मित्र हैं ये। ठीक है, परम मित्र में आते हैं ये। अब शुक्र के नीचे लिखा हुआ है सूरज। तो सूरज के जो 3 नक्षत्र होते हैं, यहां हमने लिखा है ये कृतिका। सूरज के 3 नक्षत्र होंगे, कृतिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी। तो जब तक राहु अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, केतु के नक्षत्र में रहेंगे, तब तक
उन लोगों का जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है या उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में हुआ है, राहु का दशा अंतरदशा नुकसान नहीं करेगा। इसलिए कि इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, इनके नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, वो राहु उनके मित्र हुए, राहु फ्रेंड हुए उनके। अब जैसे भी क्लासिफाई कीजिए, मैं ऐसे ही चल रहा हूं। उसके बाद चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, श्रवणा और हस्त। तो राहु जब तक केतु के अश्विनी नक्षत्र में है, तब तक उन लोगों के लिए जिनका जन्म चंद्रमा के 3 नक्षत्र में हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, उनके लिए राहु अत्यंत अशुभ है, अत्यंत अशुभ है, बध तारा में है। एक्चुअली इसको लोग बाधक तारा भी बोलते हैं, बट रियली इट इज अ बध तारा। मतलब यदि राहु कृतिका अश्विनी नक्षत्र में है, तो जिनका जन्म रोहिणी में हुआ है, श्रवणा में हुआ है, हस्त में हुआ है, आप और ही यदि आपके लिए कोई ऑपरेशन की बात है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप रुक जाइए, रुक सकते हैं तो रुक जाइए। आपके लिए ये विपद का समय है। यदि आप सीख रहे हैं मोटर चलाना या कार चलाना, कुछ सीख रहे हैं, तो अभी मत जाइए। कब तक? 30 अक्टूबर तक। राहु जो है 30 अक्टूबर तक है कृतिका नक्षत्र में, तब तक आप कुछ नहीं कीजिए। न तो कोई इंपॉर्टेंट वर्क लीजिए अपने हाथ में, कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मत कीजिए, कोई जमीन जायदाद मकान भूमि भवन ना खरीदिए। आप यदि ऑफिसर हैं तो कोई भी ऐसे फाइल पर दस्तखत मत कीजिए बिना सोचे समझे जिसमें झंझट है, परेशानी है, कुछ छुपी हुई चीजें हैं। यदि उसको हम फाइल को झाड़ेंगे तो उससे सांप बिच्छू निकल सकते हैं। मतलब गंदा फाइल है, वैसे फाइल को आप उतने दिन तक मत साइन कीजिए, कारण कि हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो। बाद में आप भी केस में फंस जाइए कि आपने क्यों साइन किया, गलत था तो पेपर। तो रोहिणी के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए राहु 30 अक्टूबर तक अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। ये नक्षत्र सिद्धांत हाउ टू सी ये मैं बता रहा हूं, कारण कहीं कुछ कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, लगभग सभी लोग समझ गए हैं। तो मैं जो सिर्फ राहु का ही मूवमेंट के हिसाब से बोल रहा हूं, अब क्लियर हो जाना चाहिए। जिनका जन्म मृगशिरा के या मंगल के 3 नक्षत्र में है, तो मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। ये मंगल के 3 नक्षत्र हुए। तो मंगल के 3 नक्षत्र के नीचे लिखा हुआ है साधक, साधक। तो जिनका जन्म मृगशिरा में हुआ है, चित्रा नक्षत्र में हुआ है और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है,
और राहु रहेंगे 30 तारीख तक अश्विनी नक्षत्र में। ये राहु आपके लिए अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। जो भी चाहे कर लीजिए, कितना भी रहस्यमय आइटम है, कितना भी गुड़ है, कितना भी लोग छल कपट करना चाहते हैं आपसे, कोई भी धोखा देना चाहता है, वो सकेगा नहीं आपसे। आपका शत्रु नहीं हो सकता है, यदि शत्रु है तो हार जाएगा। लेकिन हम लोग पॉजिटिव सोचें, हम जो चाहें इसमें काम सफल हो सकता है, अच्छे काम कर सकते हैं। हर चीज जो अच्छा आपके लिए है, भविष्य के लिए है, इसको इसी पीरियड में कर लीजिए, 30 अक्टूबर के पहले। ठीक है। उसके बाद आद्रा के 3 नक्षत्र, मतलब राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषा होते हैं। तो जिनका जन्म सुनो, 40 मिनट के बाद समय मिलेगा, कुछ लोग आ गए घर में। ठीक है। तो जिनका जन्म राहु के ही 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, राहु के ही 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आपके लिए समय झंझट का है, मुकदमा का है, शत्रुता का है। कोई भी आदमी आपसे झंझट मोल ले सकता है और आपको परेशान कर देगा। यदि कोई कोर्ट केस आप खड़ा कर लिए दंभ में भी आकर के, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहां पर राहु कृत, ये केतु के नक्षत्र में पड़ा हुआ है। इसी कारण राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए समय खराब है। ऑलवेज जिस ग्रह को आपको चेक करना है, हमेशा उसको जन्म तारा लिखिए, उसके नीचे उसका ग्रह का लॉर्ड लिख दीजिए, और अब क्लासिफाई कीजिए, एकदम मैकेनिकल वे में कीजिए। फॉरगेट योर लॉजिक, लॉजिक को हटा दीजिए। तो राहु के 3 नक्षत्र में आद्रा में, स्वाति, शतभिषा में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए समय खराब है। थोड़ा स्लो चलिए, देखिए क्या सही है नहीं है, विचार कीजिए। इस समय आपको धोखा हो सकता है। जिनका जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, उनके द्वारा आपको धोखा हो सकता है। जैसे एक बात बोलने के लिए बोल रहा हूं, जैसे कि मान लिया आपके पिताजी हैं और आपको कॉलेज चूज करना है कि हमको आगे क्या पढ़ाई करनी है और कहाँ पढ़ाई करनी है, और आप डिपेंड कर रहे हैं अपने पिताजी के ऊपर। जो बोलेंगे नेचुरल, पिता की बात माननी है हमको। लेकिन पिता का यदि जन्म नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा है, तो उनसे सलाह मत लीजिए। उनको ये मत कहिए कि आप इसी कॉलेज में पढ़ना है, ये बात आप मत बोलिए। कारण कि आपका जो डिसीजन है वो हमारे ऊपर उल्टा भी जा सकता है, मिश्रा जी ने बताया है। तो आज का एपिसोड आप देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा झंझट कर सकता है। फिर उसी तरह से जिनका जन्म गुरु के 3 नक्षत्र में हुआ है, पुनर्वसु, विशाखा और उत्तराभाद्रा,
ये गुरु के 3 नक्षत्र हैं। तो हमने क्या लिखा है? गुरु के 3 नक्षत्र आपके लिए कल्याणकारी हैं, 6वां कल्याणकारी हैं। तो गुरु के 3 नक्षत्र हुए पुनर्वसु, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रा। तो आपके लिए ये राहु जो केतु के अश्विनी नक्षत्र में है और जो 30 अक्टूबर तक है, आपके लिए कल्याणकारी है। इनके जरिए आपका विशेष लाभ हो सकता है, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, कल्याण ही होगा। समय आपका अच्छा है। अब इसको इस तरह से सोचिए, समय आपका अच्छा है। उसी तरह से शनि के 3 नक्षत्र, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं पुष्य, फिर अनुराधा और उत्तरा भाद्रा। ये शनि के 3 नक्षत्र होते हैं और यहां हमने लिखा है विपद। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, राहु जो केतु के 3 नक्षत्र में पड़े हुए हैं या अश्विनी नक्षत्र में हैं, वो आपके लिए बहुत डेंजरस साबित होंगे। तो आप ऑपरेशन नहीं करा सकते 30 अक्टूबर तक, आपको रुकना पड़ेगा। अदरवाइज ये घातक भी हो सकता है, या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो लंबे समय तक आप और बीमार भी रह सकते हैं। आप इसमें कुछ भी ऐसा ना करें जो उल्टा आप पर विपत्ति ला दे। आप बैल मुझे मार, ये वाली स्थिति नहीं हो। कारण कि यदि आपका शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा में जन्म है, तो राहु अभी आपका शुभ नहीं है। राहु आपको झंझट में डाल सकते हैं, बड़ी विपदा में डाल सकते हैं। तो उसी तरह से यदि मान लिया आपके बॉस राहु के 3 नक्षत्र में, केतु के 3 नक्षत्र में जन्म लिए हों, उनका जन्म नक्षत्र केतु का 3 नक्षत्र है अश्विनी मघा मूल में, तो वो आपके बॉस आपके लिए अभी विपत्ति ला सकते हैं, आपको डेंजर आपके साथ कर सकते हैं, आपका बिहेवियर ठीक नहीं हो सकता है, आपको सस्पेंड कर सकते हैं, आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। यदि आपके बॉस का या जिनके अधीन में आप काम कर रहे हैं या कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने बॉस से जिनका जन्म अश्विनी के 3 नक्षत्रों में हुआ है, पंगा नहीं ले सकते हैं। फिर उसी तरह से किसी का जन्म बुध के 3 नक्षत्र में हुआ है, तो बुध के 3 नक्षत्र होते हैं आश्लेषा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, और हमसे भी कभी कभी याददाश्त गलती हो जाती है। तो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बुध के 3 नक्षत्र है। कभी कभी रेवती,
इसमें जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय आपका 30 अक्टूबर तक कुछ पाने का है। आप कुछ खोएंगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा। आपको रिवार्ड मिल सकता है, प्राइज मिल सकता है, पैसे बढ़ सकते हैं, सम्मान बढ़ सकता है आपका। आप कुछ भी नहीं खो रहे हो। ये राहु जब तक रहेंगे अश्विनी नक्षत्र में, दैट इज 30 अक्टूबर तक रहेंगे, तब तक आपका समय टॉप क्लास टॉप क्लास टॉप क्लास, कुछ पाएंगे कुछ खोएंगे नहीं। अब राहु जिनको रिप्रेजेंट करते हैं आपके कर्म स्थान में, या आप जहां हैं, जिस जगह काम करते हैं, आपको सावधान रहना पड़ेगा। राहु का मतलब होता है विधर्मी, ऐसे जो मेरे धर्म के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, दूसरे धर्म को मानते हैं, उनको विधर्मी बोलते हैं। कुछ गलत भावना से नहीं, नाम है ये, दिस इज अ नेम। जो लोग हमारे धर्म को मानते हैं उनको बोलेंगे स्वधर्मी, मेरे अनुसार, मेरे धर्म के अनुसार धर्म करने वाले। जो मेरे धर्म से विपरीत हैं उनको बोलते हैं जो विधर्मी हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए, ज्येष्ठ नक्षत्र वालों के लिए और रेवती नक्षत्र वालों के लिए ये अच्छी बात है कि आपका 30 अक्टूबर तक समय टॉप क्लास रहेगा। एंजॉय कीजिए। तो ये हमने 27 नक्षत्र के बारे में बता दिया और कैसे आप लिखेंगे वो भी बता दिया। तो अब भ्रम में मत रहिए, सर्किल बनाइए। ऊपर में मान लिया आपको सूरज के बारे में जानना है, मंगल के बारे में जानना है, बुध के बारे में जानना है, शनि के बारे में जानना है। शनि रहेंगे बहुत लंबे समय तक, 29 मार्च 2025 तक शनि के बारे में। तो शनि किस नक्षत्र में कब जा रहे हैं, उस नक्षत्र को लिखिए यहां, और उसके लॉर्ड जो है, जैसे अश्विनी नक्षत्र है यहां, तो शनि जिस नक्षत्र में है वो लिखिए, उसके लॉर्ड को यहां उसके नीचे लिख दीजिए। अब यदि जिस नक्षत्र में है उसके बाद वाला आप लिखते जाइए क्रम के अनुसार से। आई एम श्योर आज और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे इसी में आपको बता देते हैं कि शनि अभी आकाश में शनि अभी आकाश में अक्टूबर तक रहेंगे। 7 डिग्री 17 मिनट, 7 डिग्री 17 मिनट कुंभ में रहेंगे। तो क्या नक्षत्र होगा मैं बता रहा हूं आपको। कुंभ यहां है, तो 7 डिग्री का मतलब हो गया धनिष्ठा में आ जाएंगे। लेकिन 1 अगस्त से न देखना है हमको, इस 1 अगस्त से शनि की क्या स्थिति है। तो शनि अभी रहेंगे 10-11-21 में है। 10-11-21, तो 10 हुआ, ये 11 हो गए शतभिषा नक्षत्र। तो हमको यदि शनि के बारे में लिखना होगा तो शनि अभी
शतभिषा नक्षत्र में है, अभी शतभिषा नक्षत्र में है तो यहां लिख देंगे शतभिषा। अब शतभिषा के लॉर्ड होते हैं राहु, यहां लिख देंगे राहु। ठीक है, राहु के बाद गुरु आते हैं तो यहां पर गुरु लिखेंगे, राहु गुरु। यहां पर सूरज नहीं लिख करके शनि लिखेंगे। इसके बाद चंद्रमा नहीं लिख करके बुध लिखेंगे। तो आई एम श्योर नाउ क्लियर हो गया होगा। जिस नक्षत्र के बारे में, जिस ग्रह के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसको पंचांग से फाइंड आउट कीजिए कि वो किस डिग्री में है और वो डिग्री किस नक्षत्र को बताता है। उस नक्षत्र को लिखिए और उसके लॉर्ड को लिख दीजिए, फिर इसमें अपने आप बैठा दीजिए। शतभिषा नक्षत्र में है तो हमने यहां लिखा शतभिषा राहु का नक्षत्र होता है। नेक्स्ट गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ऐसे आएगा। मैंने मंगल में जिनका जन्म है, शनि अभी आपको धन दे रहे हैं, कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए जो राहु का लिखाया है उसी पर आप टिके रहिए और समझ जाइए। कारण हम अपना भी ऐसे ही देखते हैं, अपने परिवार का भी हम ऐसे ही देखते हैं और रिजल्ट सही मिलता है। अब तो ये बात जो हमने बताई ये सही है, बिल्कुल सही है। उसी के हिसाब से आप जानिए, मैकेनिकल वे में आप जान लीजिए कि राहु 30 तारीख तक आपके लिए शुभ है या अशुभ है। इतना तो आप जान गए, मैकेनिकली जान जाएंगे आप, बिना बुद्धि खटाए, बिना बुद्धि लगाए। लेकिन अभी आकाश में आप ये देखेंगे कि राहु और गुरु एक साथ हैं। आकाश में राहु और गुरु एक साथ हैं। तो राहु आपके लिए कैसे हैं ये तो आप जान गए, अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ और भी जानना पड़ेगा, कारण कि इस राहु के साथ तो गुरु है। आप बोलेंगे गुरु चंडाल योग बना है, सही है, गुरु चंडाल योग बना है। लेकिन जब राहु की दशा अंतर दशा चलेगी आपके कुंडली में विषुवती दशा के हिसाब से, तो क्या राहु जो अभी आप चेक किए हैं उतना ही रिजल्ट देंगे या और कुछ देंगे, ये भी जानना जरूरी है। ये सब सीखने की चीज है। जो लोग किताब पढ़ रहे होंगे, जो लोग पुस्तक पढ़ रहे होंगे, उनको कुछ ये ज्ञान हो जाएगा। जो नए नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कुछ बात बोल रहा हूं, सीख लीजिए और नोट कर लीजिए।
ये दशा अंतर्दशा का विषय है। जब दो ग्रह एक साथ रहते हैं, गुरु और राहु है यहां, तो गुरु की जब महादशा, सॉरी, राहु की जब महादशा या अंतर्दशा चलने लगेगी तो राहु का रिजल्ट नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा भी तो कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा गुरु का रिजल्ट आपको। अब इसको समझ लीजिए, पढ़िए। ये जो मैं बोल रहा हूं कल्पना से नहीं, ये मैंने पढ़ा है पुस्तकों में, ये सच है, ये सत्य है। जब भी दो ग्रह एक साथ रहते हैं तो जब इनकी दशा चलेगी, राहु की दशा चलेगी, तो ये अल्प होगा, ये अल्प होगा और ये अधिक रिजल्ट देंगे। जब महादशा अंतर्दशा में जब आप व्याख्या करने लगेंगे तब आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो मान लिया राहु की अपनी जो सर्किल के हिसाब से, नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से आपने चेक किया कि राहु मेरा ठीक है, राहु ठीक है, और रिजल्ट देंगे किसका? अपने अंतर्दशा में या दशा में गुरु का देंगे। तो ठीक है मैं और अधिक ठीक हो गया तो राहु एक्सेलेंट रिजल्ट देंगे, खराब नहीं देंगे। तो जो ज्योतिष के सामान्य नियम है उसको भी लगाना है, ये नहीं कि एक ही नियम पकड़ के रखेंगे। लेकिन आपके ज्ञान के लिए ये सत्य है कि जो आपने अभी वर्गीकरण किया नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से, उसको आपको मिलाना ही होगा। वही चेक कर लीजिए, वो चेक करना जरूरी है। जिसको नक्षत्र सिद्धांत नहीं आया उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आया। इट इज एबीसीडी। आकाश में 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट करके 27 टुकड़े हैं, ये 27 नक्षत्र हैं, और हर नक्षत्र अपने आप में किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। विदेशों में किस शहर को, किन किन शहरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब नक्षत्र अलग अलग देते हैं। जैसे अश्विनी मेरे ख्याल से हरिद्वार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तो जिनके लिए राहु ठीक है, गुरु ठीक है, जिनके कुंडली में नक्षत्र सिद्धांत से, तो हरिद्वार की चर्चा हो गई। यहाँ आपको मौका मिल सकता है जाने के लिए, या गंगा स्नान कर सकते हैं, या आपके घर में गंगा जल हो तो गंगा जल थोड़ा अपने बाल्टी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। और ईश्वर से जो भी प्रार्थना करेंगे हरिद्वार में, जिन भगवान की आप उपासना कर रहे हैं, चाहे सिख धर्म के लोग हैं तो उधर भी पहाड़ों पर बहुत बढ़िया उनका धर्म स्थल है, जिनका जो है वो बहुत बढ़िया होगा। और हरिद्वार के लिए भी अच्छी खबर है, खुद ज्योग्राफिकली हरिद्वार के लिए भी अच्छी शहर होगी उन लोगों के लिए। तो 27 नक्षत्र का अलग अलग शहर स्थान सभी जगह, विदेश देश। तो जो ज्योतिष के सामान्य नियम है वो जरूर ध्यान दीजिएगा। मान लिया किसी के कुंडली में ये गुरु और राहु हैं, गुरु प्लस राहु अभी तो आकाश में है जुड़े हुए, तो किन्हीं के कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो ये रिजल्ट अल्प होगा, ये अल्प रिजल्ट होगा, थोड़ा रिजल्ट होगा, और वो राहु का रिजल्ट ज्यादा देंगे। तो राहु यदि क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए शुभ है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यदि अशुभ है तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। ऐसे लोगों से ना मिले, ऐसे लोगों से ना जुड़े, ऐसे लोगों से सलाह मत लीजिए कि जो आपके धर्म के नहीं हैं।
आपके शत्रु नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनके डिसीजन आपके लिए गलत पड़ जाएंगे। बहुत विस्तृत रूप से समझिए। ये एक बात हमने बताई, दशा अंतरदशा के नियम, ये बात आती है। और दशा अंतरदशा के करीब करीब मोर देन 80 रूल्स हैं जो हमने अभी पकड़ा ही नहीं है। समय ही नहीं मिलता है, एक ही साथ कुछ बताने लगे तो मैं ही गड़बड़ आ जाता हूँ, कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। वैसा लगता है संध्या काल नजदीक है, चाहता हूं कि जो है थोड़ा बहुत दे दूं आपको। जरूर जो विद्वान है उनके लिए नहीं, विद्वान लोग तो जान ही रहे हैं सारी चीज। जो लोग सीख रहे हैं अपने घर में बैठ करके, उनके लिए बोल रहा हूं। ज्योतिष को सिद्ध करना पड़ेगा आपको, आपके अनुभव के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा, मंत्र के द्वारा नहीं। आपको अपने अनुभव के द्वारा बहुत सारी कुंडलियां बना करके देखे। किसी आदमी के कुंडली में गुरु राहु एक साथ है, आपके परिचित है तो देख लीजिए। तब उनसे दशा अंतरदशा यदि राहु की चल रही है या ऐसे ग्रह की चल रही है जिसकी दृष्टि गुरु पर है या राहु पर है, तो गुरु और राहु का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किसका अधिक मिलेगा, किसका कम मिलेगा, वो ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा कि यदि एक ही ग्रह, शुभ ग्रह की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो गुरु का रिजल्ट बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा और राहु का भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। मतलब यदि कोई विदेश जाने के लिए चाह रहे हो और आपके कुंडली में राहु और गुरु की कुंडली जुटी है और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, तो शुक्र शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है राहु पर और गुरु पर संयुक्त रूप से शुक्र और राहु मित्र होते हैं, तो यहां पर गुरु का रिजल्ट टॉप क्लास का मिलेगा और अधिक मिलेगा। जो ज्योतिष के सामान्य नियम है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये एक बात हमने बताई। दूसरी बात मैं नवांश के लिए बोलना चाहता हूं। नवांश बहुत इंपॉर्टेंट, नवांश कुंडली बहुत ही इंपॉर्टेंट कुंडली है। मतलब यदि नवांश पूरे कुंडली में लग्न को यदि 60 पैसा का हिसाब माने, तो मैं बोलूंगा कि नवांश यदि नहीं मिलाते हैं तो आप 60 ही पैसा प्रिडिक्ट कर सकेंगे, और 15 पैसा जो नवांश के जरिए जो रिजल्ट मिलेगा वो आप वर्णन ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स थोड़े से कमजोर और लड़खड़ाते हुए होंगे। तो नवांश कुंडली में भी देख लीजिए कि कहीं गुरु वर्गोत्तम तो नहीं है, कहीं राहु वर्गोत्तम तो नहीं है। यदि है तो दोनों हाथ में लड्डू सर कड़ाही में, उस आदमी की तो किस्मत चमक जाएगी। तो थोड़ा इन सब चीजों को भी समझिए। जैसे अभी जो राहु है केतु के नक्षत्र में, वो वृषभ नवांश में है। नवांश जो है वो राहु का वृषभ नवांश है। दो वृषभ नवांश है, ये नर नवांश है मेरे ख्याल से। चेक कर लेता हूं, लेकिन फिर गलती हो जाएगी। राहु वृषभ नवांश नहीं है, ठीक। राहु नवांश वृषभ का है, नर है, और इसका रिजल्ट होता है धार्मिक प्रवृत्ति। मतलब राहु जब तक वृषभ नवांश में रहेंगे, मनुष्य के अंदर धर्म की प्रवृत्ति डालेंगे। जो थोड़ा भी आदमी थोड़ा भी शुभ है, उसके विचार अच्छे हैं, देव राशियों में जन्म हुआ है या चंद्रमा उसमें है, तो उनके अंदर में ये प्रवृत्ति जगेगी धार्मिक क्रियाकलाप की। या यदि एकदम दूसरे ढंग से बोलो
कि किसी आदमी का जन्म वृषभ नवांश में या वृषभ लग्न में हुआ है, या वृषभ में राहु है उनका, तो ये वर्गोत्तम नवांश हो जाएगा। तो राहु को नवांश देखिए और वो आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। यदि राहु पीछे चलते हैं तो ये नवांश जब खत्म होगा तो वो एक नवांश में आएंगे, मेष में आएंगे, मेष नवांश में आएंगे, राहु मेष नवांश में आएंगे। और ये देवता का नक्षत्र होगा, देव नक्षत्र, देवता नवांश में आएंगे। तो राहु जब यहां आएंगे तो थोड़ा और बेटर हो जाएंगे, मेष नवांश में आएंगे तो और बेटर हो जाएंगे। ऑड में राहु शुभ भी होता है। राहु का जब मैं वर्णन किया होगा ना तो जरूर दिखाए हैं, पुरानी डायरी आप उलटिए अपना, हम लिखाए हैं, याद है हमको। लेकिन जैसे कहा कि ये धार्मिक प्रवृत्ति देता है, उसी तरह से जिसकी कुंडली में कहीं भी राहु है और मेष राशि में है और मेष नवांश में है, तो आदमी थोड़ा सा कठोर नेचर का भी है, जिद्दी नेचर का भी होगा। और वो साहसिक, यदि वो किसी तरह से दसम भाव को यदि प्रभावित करता है तो उस आदमी का कर्म कठोर कर्म होगा। बहुत मेहनत कश इंसान है और कठिन से कठिन काम को वो बिल्कुल करेगा और अच्छे से निभा देगा। नवांश में बहुत सारी चीजें गुण हैं। 2700 नक्षत्र के जो 108 नवांश होते हैं, हर नवांश का अलग अलग मीनिंग होता है और उस नवांश के ऊपर उस व्यक्ति का कर्म भी आधारित होता है। इसलिए हम बराबर बोलते हैं पढ़िए 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 पढ़िए। डोंट से कि मैं जानता हूं। जब ऐसे बोल देंगे कि मैं जानता हूं तो आपके अंदर में अहंकार है। कारण कि एक जीवन में इतना सब कुछ पढ़ लेना आसान नहीं है। मैं रेलवे में था तो मौका मिला, हम ट्रेन में जो सफर करते थे तो हमने सोचा कि चलो हर दिन 8 घंटे 6 घंटे में ट्रेन में सफर करके अपने स्पॉट पर जाता था, तो हमने कहा कि इसी को यूटिलाइज करें। तो जो मेरा ज्ञान है, इट इज ए गिफ्ट ऑफ रेलवे। ये माँ सरस्वती के द्वारा जो ज्ञान मिला है वो माँ सरस्वती रेलवे के रूप में मेरे लिए थी। उन्होंने एक ज्ञान प्रदान किया और समय मिला मुझे और मैंने समय का पूरा उपयोग किया। ट्रेन में बैठ करके बगल वाले यात्री से गप करना, ये करना वो करना और बाहर देखते रहना, ये मैंने कभी नहीं किया लाइफ में। तो मेरे पास समय मिला, मैंने समय निकाला और बहुत पढ़ा, आज भी पढ़ता हूँ। सत्य बोल रहा हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। दिन में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो निश्चित रूप से पढ़ता हूँ। तो जब तक आप ना पढ़ेंगे पुस्तकें और ऋषियों की पुस्तकें, महर्षि पराशर, ऐसे पराशर जो है वो वेद हैं। ज्योतिषों के लिए पराशर, महर्षि पराशर वेद है। उनकी मान्यता वही है। आप समझते हैं तो ठीक है, ना समझते हैं तो आपकी मर्जी। अब मान लिया कि जब मीन में आ जाएंगे, लौटते लौटते मीन में आएंगे, तो ये नवांश हो जाएगा 12 का और ये राक्षस नवांश हो जाएगा। देख लेता हूं कहीं गलत नहीं है।
हाँ, राक्षस वंश होगा। तो जब राहु आ जाएंगे मीन में तो रिजल्ट कुछ और होने लगेगा। जब तक है मेष में, कुंडली निकालिए, अपने से बनाइए, देखिए, चेक कीजिए, आपके बेटा बेटी भाई पापा मम्मी की कुंडली जरूर होगी। आप लिखिए, उसको चेक कीजिए ना, आज या कल चेक कीजिए आराम से और लिखिए रिजल्ट्स क्या हो सकता है वो लिखिए और आजमाइए। अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक तो आजमाइए, चेक कर लीजिए। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्य हार। थोड़ा शरीर जो है मेरे अधीन होता जा रहा है। अभी तक तो शरीर मेरे अधीन में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा मेरे अधीन में शरीर आ रहे हैं। तो मैं आकर के कुछ देर तक आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ और कुंडलियां मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। जिनकी कुंडली 6 महीने 7 महीने से, मेरी अपनी गलती थी, किन्हीं मैडम के बेटे की कुंडली थी और 8 महीना से पड़ी हुई थी। कुंडली तो मैंने बना दी थी लेकिन डिले हो गया था और 8 महीने से ये शेयर इट वाज माय नेग्लेक्ट। पुरानी डायरी में थी इसलिए इट वाज माय, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर करूँ, बिल्कुल क्लियर करूंगा और सबका क्लियर करूंगा। नमस्कार।